हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9, मनी एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। जी हां दोस्तों, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां आपको चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं, अपने पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है तो जल्दी कीजिए दोस्तों। ऑलरेडी हम 9th चैप्टर पर हैं और ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया डील्स विद हाउ एग्जैक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअली फंक्शंस इन इंडिया। जी हां दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात याद रखिए, फाइनेंस ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये फाइनेंस के बिना नहीं हो सकता और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सिस्टम होना देश में बहुत जरूरी होता है। हर देश में फाइनेंशियल सिस्टम होता है जिसके तहत अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग मार्केट्स और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ये पैसों का लेन देन जो है ये चलता है। ये प्रक्रिया अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स के जरिए चलती है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस बेसिकली refers to the management of money। पैसे का मैनेजमेंट यानी फाइनेंस, it includes funds needed by individuals, business houses and the government at various purposes for various purposes। यानी जरूरत फाइनेंस की हर क्षेत्र में होती है, हर सेक्टर को होती है, फिर वो इंडिविजुअल हो या बिजनेस हाउसेस, और सभी की जरूरतें ये फाइनेंशियल सिस्टम ही पूरी करता है। यानी अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्हीं के जरिए दोस्तों फाइनेंशियल नीड्स इंडिविजुअल्स की, बिजनेस हाउसेस की, सरकार की पूरी हो सकती है। Thus, finance is categorized as personal finance, corporate finance and पब्लिक फाइनेंस। ये कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं फाइनेंस की, जिनके जरिए हम डिक्लेयर करते हैं कि ये प्रकार के पर्सनल फाइनेंस हो सकते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी बिजनेस हाउसेस के लिए, और पब्लिक फाइनेंस यानी सरकारी फाइनेंस होता है। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। यानी जो हमारे देश का सिस्टम होता है वही इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाता है कि किस प्रकार से मोबिलाइजेशन और एलोकेशन होगा, यानी किस प्रकार से फंड्स की लेन देन होगी, ये प्रक्रिया कैसे चलेगी, ये फाइनेंशियल सिस्टम ही तय करता है। इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ कैसे क्रिएट होगा, क्रेडिट कैसे जनरेट होगा, ये भी फाइनेंशियल सिस्टम ही तय करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट और पाइवटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया कंप्राइजेस of financial institutions, financial markets, financial instruments and financial services। तो दोस्तों, ये आप चार्ट के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार हमारे देश में जो है फाइनेंशियल सिस्टम बना हुआ है, जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी पैसे से के लिए जो लिक्विडिटी जिनकी हाई होती है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, दिस चैप्टर एक्सक्लूसिवली डील्स अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर फाइनेंशियल मार्केट को मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहूं या आपको समझाने की कोशिश करूं तो याद रखिए, जहां परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स होता है, जिसमें बॉन्ड्स हो, स्टॉक्स हो या कई और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में लेन देन हो या फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन हो, ऐसी मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, एक नॉर्मल मार्केट वो होता है जहां गुड्स का लेन देन होता है, गुड्स का परचेज या सेल होता है, यहां ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में हम फाइनेंशियल असेट्स में डील कर रहे हैं, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी में जहां डील करते हैं, वो होता है फाइनेंशियल मार्केट। याद रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट्स जो है ये ऑपरेट करते हैं थ्रू बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी यहां पर होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डील किया जाता है, डिस्काउंट हाउसेस भी होते हैं, और इन्हीं के जरिए चलता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट मार्केट्स,
जिसका आप सामने ही नाम देख सकते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम ही है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, जो फाइनेंशियल मार्केट के दो महत्वपूर्ण घटक हैं और इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में बारीकी से पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे मनी मार्केट की। ये वो मार्केट है जहां नियर मनी में डील किया जाता है, जहां शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, जहां शॉर्ट टर्म फंड्स, जी हाँ दोस्तों ये वर्ड याद रखिए, शॉर्ट टर्म फंड्स, जहां शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए लेंडिंग और बोरोइंग होती है, उसे हम मनी मार्केट कहते हैं। जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसे चाहिए या सिक्योरिटीज चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट की ओर रुख करेंगे, लेकिन मनी मार्केट दोस्तों याद रखिए ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और इसीलिए मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। यानी आपको कुछ समय के लिए आपके वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर पैसों की जरूरत है तो मनी मार्केट आपकी वो जरूरत पूरी कर सकता है। इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी, यानी जल्दी से ऐसी सिक्योरिटीज बेचकर, ऐसा बिल बेचकर या ऐसे बॉन्ड्स या स्टॉक्स या फॉरेन करेंसी के बदले में आपको पैसे मिल जाएं, तो ये चीजें जो होती हैं ना दोस्तों, ये मनी मार्केट में होती हैं। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स यानी पैसे की जैसी ही चीजें जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ट्रेड बिल्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, दोस्तों ये हाईली लिक्विड होते हैं, यानी इन्हें देकर पैसे लिए जा सकते हैं। ये इतनी हाईली लिक्विड चीजें होती हैं, इन्हें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। दोस्तों याद रखिए यहां पर लेस रिस्क है, क्योंकि पता है कि भाई डूबेगा नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है और इसके बदले में तो पैसे आसानी से मिल ही जाएंगे। एंड इजीली मार्केटेबल विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल या लेस देन 1 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड होता है, इसीलिए लेस रिस्क है, हाई लिक्विडिटी है, इसी को कहते हैं हम मनी मार्केट। जी हाँ दोस्तों, अगर मनी मार्केट की बात करें तो ये दो बड़े सेक्टर्स में हमारे देश में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। द मनी मार्केट इन इंडिया इज डाइकोटोमस। जी हाँ दोस्तों, दो सेक्टर्स में बटा हुआ है। इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज वेल। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूड्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। इसके अलावा कई कमर्शियल बैंक्स हैं, कई कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कई इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस भी इसका हिस्सा हैं और कई डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस भी हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का अहम हिस्सा है मनी मार्केट में। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो कई ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर बैंकर्स हैं, लेंडर्स हैं, जिनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑन द अदर हैंड कंप्राइजेस ऑफ इंडिजीनियस, यानी यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कुछ बिचौलिए हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे फोकस कीजिए दोस्तों। आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके बीच का जो सिक्योरिटीज का लेन देन है वो मनी मार्केट में होता है। रिसेंटली एक वेब सीरीज आई है स्कैम 1992 और उसके अंदर भी मनी मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। अगर आपने वो वेब सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, आपको मनी मार्केट का एक्चुअल मीनिंग आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर देखी है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वैसे काफी आसानी से आप समझ तो गए ही होंगे। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए सिक्योरिटीज का लेन देन, याद रखिए काफी आसान। जी हाँ दोस्तों, मनी मार्केट के सेंटर्स भारत में कहां है तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। हाउएवर मुंबई इज द ओनली एक्टिव मनी मार्केट सेंटर इन इंडिया विद मनी फ्लोइंग इन फॉर्म ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी हर पार्ट ऑफ कंट्री में मुंबई से जो है ये लेन देन की प्रक्रिया जारी रहती है। दोस्तों ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे पहले आरबीआई, लेकिन फिर एक बार मैं कह दूं ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स, और इसीलिए आज रिजर्व बैंक के बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैंक होता है जो बाकी बैंकों का बैंक होता है। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इसके अंडर, इसके गाइडलाइंस के जरिए कामकाज करते हैं और इसीलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में आरबीआई का होना ये बहुत अहम बात है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अ सेंट्रल बैंक व्हिच इज एट द एपेक्स,
जो टॉप पर होती है, ऐसी बैंक हर देश में होती है, इसी ही को ही हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, और इट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट इन द इकोनॉमी। आरबीआई के ऊपर ही ये जिम्मेदारी होती है, उसके हाथ में ये कमान होती है कि वो मनी मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल कर सके। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन, और इन्हीं के कहने पर आरबीआई का सेटअप किया गया। द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 प्रोवाइड्स द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बैंक। कई फंक्शंस बताए गए हैं आरबीआई के। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरबीआई के बारे में डिटेल में जानेंगे और क्या आरबीआई के काम होते हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो हमने देखा है उसका अगर मैं क्विक रिकैप दूं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। हमारे देश का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमने देखा फाइनेंशियल मार्केट जो डाइकोटोमस है, यानी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो याद रखिए दोस्तों शॉर्ट टर्म फंड्स, और याद रखिए दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स में डील किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि अलग अलग सिक्योरिटीज। दोस्तों याद रखिए मनी मार्केट जो है ये दो सेक्टर्स में बटा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आरबीआई ये इसे कंट्रोल करने का काम करती है। सबसे बड़ी बैंक एपेक्स बैंक सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जरा बारीकी से देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पास दो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, जहां पर एमएच डिकॉक कहते हैं सेंट्रल बैंक is the one which constitutes the apex of the monetary and banking structure of the country। यानी ये टॉप पर है, इस बैंक से ऊपर कोई बैंक नहीं है। ये बैंक जो है दूसरों को कंट्रोल करती है, दूसरी बैंकों को कंट्रोल करती है, दूसरी कमर्शियल बैंकों को सपोर्ट करती है, और इसीलिए ये एपेक्स बैंक है, टॉप पर है। दोस्तों W.A. शॉ कहते हैं सेंट्रल बैंक इज अ बैंक which controls credit, यानी क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है। ये बैंक मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है, और इसीलिए ये सेंट्रलाइज्ड बैंक है। इसके अंडर बाकी सारी बैंकें, इसके गाइडलाइन के जरिए बाकी सारी बैंक्स वर्क करती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज का हमारा क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 8 पॉइंट का कुल मिलाकर के ये आंसर है दोस्तों। इन 8 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है CBI प्रो। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आंसर का नाम CBI प्रो। जी हाँ दोस्तों, C से कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, C से कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, C से कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, CBI प्रो। जहां B से बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। दोस्तों इसके अलावा I से इशू ऑफ करेंसी नोट्स, P से प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस, और आखिर में अदर फंक्शंस। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CBI प्रो। सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। दोस्तों एक खास बात कह दूं मैं आपको, इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम के पेपर्स में रिजर्व बैंक के फंक्शंस एक साथ भी आ सकते हैं, और कई बार ये गिव रीजंस या अग्री डिसअग्री में भी पूछे जा सकते हैं। तो एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है रिजर्व बैंक इज कंसर्न या कंसिडर्ड एज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो गिव रीजन में आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हर पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। आरबीआई ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक महत्वपूर्ण कस्टोडियन है, क्योंकि यही हमारे देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले या किसी और करेंसी के मुकाबले कितने पर रहेगी, क्या टक्कर दे पाएगी या नहीं, कितनी गिर रही है, कितनी ऊपर उठ रही है, इसके बारे में हर चीज जो है बैलेंस करने में काम करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे भी कंट्रोल करती है, और इसीलिए आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इट हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपी एज वेल एज इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी, यानी इसकी स्थिरता मेंटेन करने में, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, फॉरेन करेंसी के मुकाबले रुपीस का जो दाम है वो स्टेबल कैसे रहे ये देखने का ध्यान भी आरबीआई ही रखती है। आरबीआई ऑल्सो अंडरटेक्स टू बाय एंड सेल द करेंसीज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ आईएमएफ, यानी दुनिया भर की जो अलग अलग मेंबर्स हैं आईएमएफ के, जो कंट्रीज मेंबर हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की, उनकी करेंसीज में बाय और सेल करना भी आरबीआई का ही काम है, और इसीलिए सभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है दोस्तों उसकी कस्टोडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, कंट्रोल
कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये महत्वपूर्ण फंक्शन है दोस्तों, क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव, हर प्रकार के क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई का महत्वपूर्ण रोल होता है एज अ सुप्रीम बैंक, क्योंकि ये टॉप पर है, ये एपेक्स बैंक है। इसकी जिम्मेदारी है कि मार्केट में स्थिरता बनी रहे। मंदी का माहौल या ज्यादा तेजी का माहौल मार्केट को कभी भी डिसबैलेंस कर सकता है, और इसीलिए समय समय पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स लेना ये आरबीआई का इंपॉर्टेंट काम है। इससे वो मार्केट में जो क्रेडिट है या सर्कुलेशन ऑफ मनी हम जिसे कहते हैं उसे कंट्रोल में रख सकता है। एज अ सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, आरबीआई हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। कहीं कमर्शियल बैंक्स ज्यादा लोन्स तो नहीं दे रहे, ज्यादा लोन्स दे रहे हैं यानी इनके पास बहुत पैसा है, अगर ये लोन्स नहीं दे पा रहे हैं तो यानी इनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये जो सर्कुलेशन है दोस्तों मनी का मार्केट में, और मार्केट से बैंकों में ये जो सर्कुलेशन है ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करना भी आरबीआई का काम होता है। इट ऑल्सो मॉनिटर्स द पर्पस और यूज ऑफ क्रेडिट, क्वांटिटेटिव मेथड्स सच एज बैंक रेट। ये कई अलग अलग टर्म्स आपके सामने आएंगे दोस्तों, ये इकोनॉमिक टर्म्स हैं जो बैंक्स जो हैं यूज करती हैं, रिजर्व बैंक वसूल करने के लिए इंटरेस्ट वगैरह कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक जो पे करती हैं आरबीआई को उससे रिलेटेड ये टर्म्स हैं। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रेशियो सच एज सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। कुछ अमाउंट हमेशा कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे हम सीआरआर के तौर पर भी कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये लिक्विडिटी का रेशियो है, एसएलआर इसे कहते हैं। कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड। इसके अलावा क्वालिटेटिव मेथड्स भी होते हैं जहां फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएजन एक्सेट्रा। इस प्रकार कई डिफिकल्टी में अगर कोई बैंक है तो उसकी मदद करने में भी आरबीआई आगे आती है। इस प्रकार कंट्रोल होता है क्रेडिट का आरबीआई द्वारा। दोस्तों इसके अलावा अगर फंक्शंस की बात करें तो आरबीआई का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा फाइनेंशियल सेक्टर्स का है वो कलेक्ट करना और उसकी जानकारी समय समय पर देश के लोगों को देते रहना, अपनी कमर्शियल बैंक्स को बताते रहना, ये भी आरबीआई का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आरबीआई कलेक्ट्स एंड कंपाइल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसी से तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही दिशा में जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं ये समझ में आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई या सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी सरकार को भी मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी योजनाओं में, सरकारी पॉलिसीज में जो पैसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार को भी हेल्प करने में, फंडिंग देने में रिजर्व बैंक का इंपॉर्टेंट हाथ होता है। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, एडवाइस भी करती है कहाँ कितने पैसों का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, कहाँ पैसे यूटिलाइज हो सकते हैं अच्छी तरीके से, सही तरीके से, वो आरबीआई जो है गाइड कर सकती है। ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बोथ द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार ही साथ राज्य की सरकारों को भी हेल्प करती है। इट एक्सेप्ट्स मनी एज वेल एज मेक्स पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ दीज गवर्नमेंट्स, यानी पैसे कलेक्ट तो करती है साथ ही साथ सरकार के बिहाफ पर पेमेंट्स भी करती है। इट ऑल्सो अंडरटेक्स द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, यानी अलग अलग इकोनॉमिक इश्यूज पर सलाह देने का काम भी आरबीआई करती है सरकारों को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, बैंकर्स बैंक। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये एपेक्स बैंक है, ये कमर्शियल बैंक्स के हेल्प करने का भी काम करती है। कमर्शियल बैंकों की बैंक, इसीलिए इसे कहा जाता है बैंकर्स बैंक। आरबीआई एक्सरसाइजेस स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक्स, यानी एक कंट्रोल होता है, आरबीआई गाइडलाइंस देती है और उस गाइडलाइंस का स्ट्रिक्ट पालन जो है ये हमारी कमर्शियल बैंक्स को करना ही होता है। ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन मिनिमम ऑफ कैश रिजर्व। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि हर कमर्शियल बैंक को एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट जो है आरबीआई के पास जमा करवाना होता है विद आरबीआई अगेंस्ट देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज।
RBI provides financial assistance to banks in the form of discounting of eligible bills, यानी फाइनेंशियल मदद, फाइनेंशियल असिस्टेंस कह लीजिए, ये भी RBI बैंकों को प्रोवाइड करती रहती है। लोन्स एंड एडवांसेस आर आल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। आपकी बैंकों की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनके बदले में भी बैंक्स जो हैं लोन्स वगैरह ले सकती हैं RBI से। तो इस प्रकार बैंकर्स बैंक यानी बैंकों की बैंक हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे दोस्तों। दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। बैंकर टू द गवर्नमेंट यानी सरकार की बैंक, इसके अलावा बैंकर्स बैंक यानी कमर्शियल बैंक्स की भी बैंक है हमारी RBI। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इशू ऑफ करेंसी नोट्स, बहुत ही सिंपल सा आसान सा पॉइंट है। RBI यानी गवर्नमेंट की जो ये बड़ी सी बैंक है, सेंट्रल बैंक, ये आम आदमी के लिए तो नहीं है, लेकिन इसी के जरिए तो सर्कुलेशन होता है करेंसी नोट्स का। हम तो हमारे लोकल बैंक से डील करते हैं। हमारे आसपास जो बैंक्स हमें नजर आती हैं वो होती हैं कमर्शियल बैंक्स, HDFC, ICICI, कई ऐसे नाम होंगे दोस्तों आपके आसपास बैंकों के, वो सारी कमर्शियल बैंक्स हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक है, पूरे देश की बैंक, हम कहते हैं इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों याद रखिए, यही करेंसी नोट्स को इशू करती है, अलग अलग कमर्शियल बैंक्स तक पहुंचाती है और उनके जरिए हम तक ये पैसा पहुंचता है। RBI हैज द सोल राइट to issue currency notes of all denomination except 1 rupee note and coins, यानी 1 रुपए की नोट और कॉइन्स को छोड़कर बाकी जितनी भी नोट्स इस देश में बनती हैं वो सभी RBI की मोनोपोली है। RBI ही उसे इशू करती है। As per the minimum reserve system of 1957, RBI is required to maintain minimum gold and foreign exchange reserves of rupees 200 crores, out of which at least rupees 115 crores should be in gold and remaining 85 crores should be in terms of foreign करेंसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इतना जो है मिनिमम आपको बैलेंस रखते हुए करेंसी नोट्स इशू करने हैं। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी दोनों पॉइंट, सिंपल से पॉइंट है CBI प्रो में। प्रो यानी प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन, यानी अलग अलग योजनाएं डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रमोट करने के लिए बैंकिंग सर्विसेज को, फिर वो डिजिटलाइजेशन हो या एग्रीकल्चरल क्रेडिट हो, अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटीज करने में हमारी RBI हेल्प करती है, परफॉर्म करती है सर्टेन प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। जहां बैंकिंग सर्विसेज एक्सटेंड करना हो या सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में हेल्प पहुंचाना हो, RBI इसमें हमेशा आगे रहती है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू डिपॉजिटर्स, डेवलपमेंटल और वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट, यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए उद्योगों में भी मदद पहुंच सके, उन्हें कम ब्याज दर पर लोन्स मिल सके, ऐसी सुविधाएं भी यहां पर दी जाती हैं। दोस्तों अदर फंक्शंस की अगर बात करें तो कुछ बैंक के जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हैं उन्हें हेल्प करने का काम हो, मेंबर बैंक्स के बीच का कोई ट्रांसफर हो, उसके लिए क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। यानी कई कमर्शियल बैंक्स के बीच में अगर कुछ डील हो रहा है और कोई बैंक फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है तो ऐसे में लास्ट रिजॉर्ट की तरह वो लोग रिजर्व बैंक से पैसे लेकर भी एक दूसरे के ट्रांजैक्शंस को सेटल कर सकें, ऐसा भी काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक्स एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पढ़े हैं फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चैप्टर का नाम है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। दोस्तों हमने देखा मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट है, यहां पर बॉन्ड सिक्योरिटीज का लेन देन होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जहां ऑर्गेनाइज्ड के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उसी के फंक्शंस आज हमने देखे। शॉर्ट कोड CBI प्रो, C फॉर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, C से कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, C से कलेक्शन ऑफ एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, B से बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, इशू ऑफ करेंसी नोट्स, और आखिर में प्रो यानी प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस, और O से अदर फंक्शंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फंक्शंस आप समझ पाए होंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।